एक बात बताओ बच्चों। अच्छा, हेडिंग लिखेंगे। फंड बेस अकाउंटिंग। अरे सर ये क्या होता है सर? कोई आइडिया किसी बच्चे को क्या होता है ये? देखो भाई, डोनेशन ना अलग अलग प्रकार की होती है। कभी कभी डोनेशन होती है कि हाँ जी बिल्कुल, कपड़े दान कर दिए जाए, है ना। और क्या डोनेशन हो सकती है बच्चे? कैश, फूड, क्या बोल रहे हो? और क्या डोनेशन हो सकता है? ठीक है। आई, तो आप एक चीज समझिएगा। एक एनजीओ है और आप उसको कुछ डोनेट कर रहे हैं, तो कह सकता हूँ ऐसा पर्पस भी हो सकता है कि आप डे टू डे खर्चे के लिए आप उनको डोनेशन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। यानी कि एक एनजीओ है, अब आ गया बोला मैं आपको हर महीने 20,000 रुपए दूंगा। क्यों? आपका बिजली का बिल आता है वो मेरे ऊपर। तो ये तो क्या हो गया बच्चे, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने। लेकिन अगर कोई डोनेशन है जो कि उस एनजीओ को मिल रही है और बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं सर? ओल्ड एज होम्स। यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन है और जिनका कोई घर बार अगर नहीं है तो वहां रह रहे हैं। तो एक बंदे ने बोला मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं, आप एक बिल्डिंग बनाओ इस एरिया पे, और लोग भी रहेंगे यहाँ। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आप मुझे बताइए, सपोज करो मिस्टर ए और मिस्टर ए ने बच्चे एक एनजीओ को डोनेशन दी। कितने रुपए की बच्चे? 1 करोड़ की। ध्यान से सुनिएगा। और इसके पीछे पर्पस बताया उसने। ये नहीं बोला इसको ऐसे यूज मत कर लेना कहीं भी कि दवाइयां ले रहे हो सीनियर्स, नहीं। वो तो बोला बिल्डिंग बनेगी तो ही डोनेशन दूंगा। तो बेसिकली उसने किस लिए बोला, क्या बोला बच्चे? 1 करोड़ का क्या करिए आप? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एंड आगे सुनिए, ये बिल्डिंग बना के क्या करना है, ये बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और उसने बोला रेंट पे दे दीजिए फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। अरे सर, किसको रेंट पे दे रहे हैं बेटे? नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए नहीं। तो एनजीओ बोल रहा है इसमें फायदा क्या हुआ सीनियर सिटीजन का? तो बता रहे, सुनिए तो सही। ये जो रेंट आएगा, इससे आपने क्या परचेस करनी है? मेडिसिन। मैं आपको जिंदगी भर के लिए उनकी मेडिसिन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। आप बिल्डिंग बनाइए, बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा दीजिए, आप पैसा कमाइए आप। लेकिन वो जो पैसा आएगा उससे क्या लिया जाएगा? मेडिसिन। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखाऊंगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अब बोलोगे सर वो बिल्डिंग का क्या? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता था, बोलूं बिल्डिंग बनाओ और बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन को रह रहे थे। या ये भी हो सकता था बिल्डिंग बनाओ किराया कमाओ, वो किराए का पैसा आपको कहाँ यूज करना है? सीनियर सिटीजन की मेडिसिन। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे बताइए, सबसे पहली एंट्री, वो इंसान आया और उसने 1 करोड़ का चेक दे दिया, किसको देगा? एनजीओ को। एनजीओ क्या एंट्री डालेगा बेटा? क्या एंट्री डालेगी बच्चे? बैंक टू, डोनेशन। बैंक टू डोनेशन या बैंक टू बिल्डिंग फंड? सर बैंक स्पेसिफिक बिल्डिंग, फंड। क्या दोस्त? सर स्पेसिफिक डोनेशन है ना ये? हाँ हाँ, स्पेसिफिक डोनेशन है। और आप समझो कि स्पेसिफिक डोनेशन में भी मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, पर्पस तो उसको ना फंड बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी भी डोनेशन के पीछे पर्पस होता है तो उसको फंड बेस्ड अकाउंटिंग या बिल्डिंग फंड भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो आप मुझे बताइए एनजीओ क्या एंट्री डालेगा बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। कितना? 1 करोड़।
ये एंट्री डालती बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एसेट बढ़ गया 1 करोड़ से, और लायबिलिटी साइड पे भी बिल्डिंग फंड बढ़ गया 1 करोड़ से। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। भाई बिल्डिंग बनाएंगे भाई, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे, बोले हमारे पे 1 करोड़ आ रखा है, हमको जैसे डोनेट करो, से क्या बोला, क्या बनानी है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग बन गई बेटे 1 करोड़ की। बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बन गई तो जर्नल एंट्री बता दीजिए बिल्डिंग बनने की। हम्म, है जी। कॉन्ट्रैक्टर टू बैंक, कॉन्ट्रैक्टर को आपने डेबिट क्यों करा, क्या बनाया उसको आपने, डेटर। कॉन्ट्रैक्टर तू मेरी बिल्डिंग बना और जो मैं डेटर बना, मतलब 300 और पैसा लेने आया मुझे। आप समझ रहे हो मैं क्यों रिफाइन कर रहा हूँ उस चीज को। बिल्डिंग टू बैंक, हाँ, बिल्डिंग टू बैंक, ये सही एंट्री है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भाई साहब एसेट बन गया, कितने रुपए का, और भाई साहब आपकी जेब से पैसे चले गए 1 करोड़ रुपए। अगर आपके मन में आ रहा है बिल्डिंग फंड तो वहीं का वहीं, हाँ तो वहीं का वहीं है, तो वहीं का वहीं है। आप मेरी बात समझिएगा, अगर आपको इतनी बात समझ आई तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ। जब आपके पास पैसा आया तो बैंक बढ़ गया 1 करोड़ से, और बिल्डिंग फंड कितने से बढ़ा, 1 करोड़ से। आपने ये 1 करोड़ की क्या बना दी, बिल्डिंग, पैसे गायब हो गए, और उसकी जगह क्या आ गई बेटी, बिल्डिंग आ गई। अच्छा सर जी, बिल्डिंग फंड तो आज भी वही है, हाँ बेटे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर तुमने ये किराया मेडिसिन के लिए यूज नहीं करा, पैसे वापस ले लूंगा आपसे, कोर्ट ले जाऊंगा आपको। आपको क्या लग रहा है मैं 1 करोड़ रुपए आपको वर्बल डिस्कशन पे दे दूंगा, एग्रीमेंट साइन होगा दैट आई हैव गिवन यू 1 करोड़, यू हैव टू लेट इट आउट, आपको रेंटल कमाना है, और वो रेंटल किस लिए यूज करना है, इन केस इट इज फाउंड दैट आप मेडिसिन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आई हैव द राइट टू टेक माई मनी बैक। और मान लो अगर आपने बेटे मेडिसिन के लिए यूज नहीं करा, आपने किराए पे चढ़ाया, ठीक है, और आपको किराया आ रहा है, आपने उसको मेडिसिन के लिए यूज नहीं किया, फॉर एनी अदर पर्पज, अपने घर पे ले गए आपस, आपसे आपके 1 करोड़ रुपए वापस ले लेंगे। एंड सपोजिंगली ये बात आ गई, तो एनजीओ को 1 करोड़ वापस करने पड़ेंगे, कैंडिडेट, एग्जैक्टली, बिल्डिंग फंड टू, बिकॉज द लायबिलिटी स्टैंड्स नल, क्योंकि मैं वापस कर रहा हूं, मेरी जेब से पैसा, तो जब तक वो अनलेस रिफंड ना हो, वो बिल्डिंग फंड वहीं रहेगा भाई। मैं आभारी हूं, उसने मुझे पैसा दिया, हाँ डोनेशन है, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो होती है ना बेटे, ठीक है ना, बैंक और डोनेशन रिकॉर्ड तो होता है बेटे, लायबिलिटी तो। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे, पहले अब आप सुनते जाइएगा, अभी शुरुआत हुई है बेटे। तो आपको जो भी डोनेशन मिली, पहले आपने डाला बैंक टू बिल्डिंग फंड, पर्पस पूरा कर दिया, अच्छा जी। अब मुझे बताइए आपको रेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मान लो 6 लाख रुपए का रेंट मिला साल का, मान लो रेंट कितने रुपए का मिला, 6 लाख। तो आप क्या एंट्री डालेंगे, बैंक 6 लाख टू, टू रेंट, आंसर इज टू बिल्डिंग। क्या बात होगी सर। बेटे ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है ना, इसमें आपके ना फंड का बैलेंस बढ़ता जाता है, और मैं आपको अकाउंटिंग लेवल पे कन्विंस कर देता हूँ, आपका मन कर रहा है ना रेंट दिखाने को, दिखा दो। रेंट दिखाया तो इसका इनकम बढ़ा दी, इनकम स्ट्रेंथ तो दिखाओगे 6 लाख, इनकम बढ़ा दी, इनकम बढ़ गई, तो क्या बढ़ गया, सरप्लस। सरप्लस को बैलेंस शीट में तो भेजोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तो भेजोगे, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 6 लाख से तो बढ़ रही है, हाँ तो बड़े दिनों बाद आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको समझ आया। अगर मैं इसको इनकम दिखा भी दूं तो क्या बढ़ जाएगा बच्चे, सरप्लस, और सरप्लस अल्टीमेटली कौन सी साइड को बढ़ाएगा, तो मैं तो वही कर रहा हूँ, बस रादर देन शोइंग इट डायरेक्टली इन माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग फंड। यहां तक क्लियर है, ओके सर जी। सपोज करिए, अब मुझे बताइए मुझे खर्चा करना है या नहीं करना,
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग की वाइट वॉश, मेडिसिन भी तो लेनी है, ठीक है, तो मेरा 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। परमिसेबल, अभी मत सोचिए मैं कोई फ्रॉड कर रहा कुछ है, परमिसेबल खर्चा 20 लाख। कैसे सर? बेटे एक तो मैंने मेडिसिन खरीदी, आप मेडिसिन ही ले लो, 20 लाख की मेडिसिन ले लो। वैसे तो मैं बिल्डिंग का वाइट वॉश भी कह सकता हूँ, बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी कह सकता हूँ, पर अब मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए की मेडिसिन खरीदी, तो क्या मुझे जर्नल एंट्री बता सकते? एग्जैक्टली, टू बैंक 20 लाख, और जो खर्चा होगा ना बेटा, वो भी किससे होगा? बिल्डिंग से। कहने का मतलब ये होगा भाई, जो भी इनकम होगी वो बिल्डिंग फंड को क्रेडिट कर देगी, और जो भी खर्चा होगा बिल्डिंग फंड को डेबिट कर देगी। बस इतनी बात ध्यान रखना, डेबिट इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि बिल्डिंग फंड ही नेगेटिव हो जाए। नोट लिखवाऊंगा आप। अभी ये 20 लाख करा आपने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 करोड़ का खर्चा होता तो डू यू हैव अ बिल्डिंग फंड ऑफ 2 करोड़ राइट नाउ? नो। तो उसका क्या होगा देखेंगे, नोट भी लिखवाऊंगा, पर अभी आप इसको नोट कर दीजिए बच्चे का। फिर इसके नीचे नोट 1 नोट 2 ऐसे करेंगे। सर हाँ दोस्त। सर जो आपने आखिरी लाइन बोली थी वो एक बार ही रिपीट कर दो, मैं सुन नहीं पाया था मैं। दोस्त नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता, और मैं नोट भी लिखवाऊंगा इसके ऊपर, दैट बिल्डिंग फंड कैन नॉट हैव अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, ठीक है सर। प्रैक्टिस करेंगे अभी इस पे, ठीक है ना, उसी पॉइंट पे। अभी बस आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लो, सही है। कैसे नंबर मतलब ये वाली चीज, मतलब आप रिफंड की बात अगर कर रहे हो, जस्ट एक सिंपल सा, कि अगर मैंने कंडीशन को ली करी मैं रिफंड कर रहा हूँ, ठीक है, कितना रिफंड करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, मान लो पूरा कर रहा हूँ तो मैं बिल्डिंग फंड दूंगा, मतलब, और मतलब कंसिडरिंग बिल्डिंग फंड नेगेटिव नहीं जा सकता, अगर उतना बैलेंस ही नहीं है तो फिर उसको मैं खर्चा दिखा दूंगा, वो भी दिखाऊंगा कैसे करूंगा। अभी आपने इतना समझना है कि बच्चे आपको जो भी डोनेशन मिली वो आपने बिल्डिंग फंड में डाल दी पहले, इनकम हुई तो क्रेडिट कहाँ करा? बिल्डिंग फंड में। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट किसको करा? बिल्डिंग। ठीक है ना बच्चे? नोट कर लिया बच्चों ने? ओके, आराम से कर लो बेटे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। नोट नंबर 1, द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड, द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड कैन नॉट बी नेगेटिव, द बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड कैन नॉट बी नेगेटिव, और बिल्डिंग फंड कैन नॉट हैव डेबिट बैलेंस। ओके, बिल्डिंग फंड कैन नॉट हैव डेबिट बैलेंस। अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर, आप आओ ना बेटे, छोटा सा एग्जांपल इसके नीचे ही बना लो। एक बात बताओ, मान लो 1/4/24 को ऑलरेडी, मान लो ये बिल्डिंग फंड है, ऑलरेडी चल रहा है, इसका क्यों नहीं चल सकता? 2-3 साल पहले का मेरे को डोनेशन मिली हुई है, तो बिल्डिंग फंड का बैलेंस तो होगा ना। कितने रुपए का बैलेंस चल रहा है बेटा? 100 रुपए का। तो ये मैंने ओपनिंग लिखा है, प्लीज, 1/4/24 है। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको 400 रुपए और मिले हैं, तो आपका बिल्डिंग फंड का बैलेंस कितने का हो गया? 500। तो ये ड्यूरिंग द ईयर, आप ये कह सकते हैं दिस इज द डोनेशन रिसीव। ठीक है बच्चे? अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इनकम हुई है 250 की। ओ माई गॉड, तो प्लस करूं या माइनस?
प्लस, और अगर मैं आपको बोल दूं एक्सपेंस हुआ है 1,000 का, सर जी 1,000, तो बिल्डिंग फंड में से माइनस तो करना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए अब आंसर माइनस में आ रहा है, कितना माइनस में आ रहा है, कितना माइनस में आ रहा है, माइनस -250। तो आपका जो बिल्डिंग फंड का बैलेंस है 31 मार्च 25 को, वो कितना आ रहा है बच्चे, 250। अरे सर पर आपने ही तो लिखवाया ऊपर, नेगेटिव आ सकता है। तो भैया एक बात सुन लो, नेगेटिव तो नहीं आएगा, नील आएगा। तो कितने रुपए में माइनस नहीं कर पाया, 250। ये जो 250 का खर्चा है ना जो बिल्डिंग फंड से माइनस नहीं हुआ, 250 रुपीज विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके भैया, बिल्डिंग फंड को जीरो कर दिया, उसके बाद भी कुछ खर्चा बच रहा है, हाँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना। क्या ये बच्चे, ऑल क्लियर टिल हेयर, क्लियर है भाई? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। सर क्या इसके ऊपर क्वेश्चन नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, और आइए जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चे वो। बस बेटे आज बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क ले लीजिए। मैंने होमवर्क दिया था कुछ लास्ट क्लास में, होमवर्क अभी दे रहा हूँ उसको, नहीं क्लास खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है, कहीं आप सोच जाएगी बस। ठीक है, थर्ड अभी एक दूसरे दिमाग में, लास्ट क्लास में देना था मैंने होमवर्क ये। ठीक है, थर्ड क्लास इलस्ट्रेशन 3। देन सर ये सब इतना सारा लिख रहे, छोड़ो ना बेटे, राइट टाइम पे पहुंच जाएंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बड़े ही प्यार से देखिए, मैं आपको रीड करवा देता हूं बच्चे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड। तो आपने पहली लाइन पढ़ के समझ आ गया भाई, ये कुछ फंड बेस्ड चल रहा है। इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। मेरा आपसे सवाल, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22। कैन यू टेल मी, यू हैव 4 इंफॉर्मेशन, 4 सेट ऑफ लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आप मुझे ओपनिंग बैलेंस बता सकते हैं फंड का? 30,000 दिख रहा है आपको, साल के शुरुआत में फंड का बैलेंस है 30,000। आपको ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन कितनी मिली? 55। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग, ओपनिंग है 30, 55 ऐड हो गए 85। अब करते हैं खर्चे, क्या है दिए क्या, अच्छा खर्चे की जगह पहले पहले इनकम सारी ले लेता हूँ। इनकम कितने की हो रही है बच्चे, 20,000। 85 का था, सेल करा तो और बढ़ गया 1,05,000। आखिरी में देखूंगा खर्चा, खर्चा कितने का है, और बिल्डिंग फंड कितने का है, तो सिर्फ एक 5 ही माइनस कर पाऊंगा, कितने का रह गया। उस 5,000 को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। नोट पढ़िएगा अब एक बार। क्लियर है? बैलेंस शीट ऊपर बनी हुई है, वो एक्सट्रैक्ट बना हुआ है क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। ओपनिंग था 30,000, 55 आ गया, 20 आ गया, और मैच एक्सपेंस पूरा थोड़ा माइनस कर दोगे, एक 10, 1,05,000 ही करोगे, जिससे कि आपका फंड का बैलेंस क्या आ गया बच्चे, नील आ गया। सही है, क्लियर है? तो क्या, ठीक है हो गया ना, ये आगे बढ़ जाए ना। ठीक है चलिए सर, अब हमने क्या करना है सर, बेटे अब मैंने आपके साथ बड़े क्वेश्चन करने हैं। और आइए जरा, इलस्ट्रेशन 8 तो सबसे आखिरी इलस्ट्रेशन होती है। ये वाली आज करेंगे, पर पहले एक स्टार्टिंग में आसान वाली करेंगे। ओके, ये अच्छी इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1 हो गया था हमारा, 2 भी हो गया था, 3 हो गया, फोर्थ पर आ गया मैं दोबारा से सीक्वेंस पे। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए। आप ध्यान रखना बच्चे, जब मैं क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ
इन्हीं चीजों को आपको सीखना होता है, क्योंकि पेपर में इसी पैटर्न पे हमें रीड करना है चीजों को, कि हम पहले क्या चीज सोच रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं होता कि भाई एक आप देखोगे एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा कि मैं क्या क्या चीजें पहले एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे को एक बहुत बड़ा डर लग रहा होता है कि बैलेंस शीट मैच होती है ना बेटों की, ठीक है। और वो डर ही की वजह से ही कभी कभी तो बैलेंस शीट मैच नहीं, और अगर मैच नहीं भी होती फिर भी आप बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ, लास्ट में टोटल को सेम लिख देते, होता है ना बेटे। लेकिन आप बेटे ये समझना कि ये वाले पेपर ना मतलब बहुत डिटेल्ड चेक हो, समझ रहे हो? तो जहां अगर तुम्हारी गलती सिर्फ एक हो और 2 नंबर कटने पर तुमने मैच करके दिखा दिया जानबूझ के, सो यू नेवर नो, वो 2 नंबर की जगह 5 नंबर भी काट दो। समझ रहे हो आप? ये ना सब्जेक्टिव होता है। जैसे आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, सीएमए का तो एमसीक्यू है। आपको क्या लग रहा है आपका पेपर जब चेक होगा तो वो एग्जामिनर क्या चाहता है? इतना अच्छा बच्चा है, पास कर देता हूँ, ऐसा होता है कि हाँ? फिर क्या कहते हैं, गंदा बच्चा है। वो आपका पेपर पास करने के लिए चेक नहीं करता बेटा, आप जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में डाल लोगे ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जंग चल रही है बेटे। आप जब पेपर आपके हाथ में मिलेगा, आप ये समझो कि आपने गलती करी और आप फंसते चले गए। और पेपर में गलती कम तभी होगी जब आप उससे पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो कि गलती की गुंजाइश, देखो गलती एक दो होती है, लेकिन अभी अगर मैं आपको पेपर दे दूं, क्या लग रहा है आपको कितनी गलतियां हो जाएंगी? हर क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, दो तीन दो तीन, ठीक है। लेकिन आपको वो लेवल लेकर आना है कि पूरे पेपर में बस एक दो गलतियां, और उसका तरीका क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं। आपको अगर लग रहा है कि मैं आपको कोई ऐसा शॉर्टकट दे दूंगा, यही क्वेश्चन आते हैं सर को पता है, कुछ नहीं होता भाई। जो तुम घर बैठ के जो प्रैक्टिस करोगे ना, आप उसी से पास हो सकता हूँ, मैं आपको बताऊं। ये तो ये आप बैठे हो, अब आपको लग गया अरे हाँ भाई 4 हो गए, ये भी हो गया, सुन लिया, हमें समझ तो आ गया। अगर आप घर जाके नहीं कर रहे, अब मेरे से गारंटी ले लो आप, बिल्कुल नहीं होगा क्लियर। गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको, पूरा दम लग जाएगा आपका। अभी आपको पता ही नहीं है आपके अंदर पोटेंशियल कितने, कितनी मेहनत कर सकते हो। समझ रहे हो? अभी जैसे कितने घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे, तुम्हारा पेपर आ गया क्या है, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, ढाई, सीएमए के लिए चलो जून है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहे हो? 2 ढाई घंटे। हाँ समीर भाई, 2 ढाई 4 घंटे कोचिंग मिला के तो नहीं बोल रहे? हाँ हिमांशु जी कितने घंटे? ढाई, 2.5 घंटे। ढाई बोलने के बाद कॉन्फिडेंस में अभी है, 2.5 घंटे बहुत कम है भाई। अरे, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वेदर इट बी फाउंडेशन, वेदर इट बी इंटरमीडिएट, अगर आपने जब क्लासेस चल रही है और तब अगर आप सही से नहीं खत्म करा, आपने टेस्ट को दिए नंबर नहीं आए, तो बेटे इक्का दुक्का ही बच्चा और होता है जो और पास हो जाए। टेस्ट सीरीज है ना, आप सिर्फ उसमें मान लो 35 बच्चों ने दिया, टॉप 10 बच्चों में आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे तो मुश्किल है। फाइट है भाई। आपको लगेगा सर आप तो नेगेटिव बातें कर रहे हो, नेगेटिव है तो है, सच्चाई यही है। मैं आपको सच्चाई सामने दिखा दूं, उसमें आपकी ज्यादा भलाई हो सकता है, 2 3 बच्चे ज्यादा जागे, मजे तो चलते रह सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन आपको नहीं पता जब आप फंस जाओगे ना एक बार, तो बेटे कोई भी नहीं होगा, समझ रहे हो? और आप समझिए, आप सभी बच्चे कर सकते हो। मैं 2 3 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, ये चलता रहेगा। आप में से कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका मैं बोल दूं उसका नहीं हो सकता, लेकिन जो मेहनत चाहिए वो हर बच्चा सेम नहीं कर रहा। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको भी करो, ठीक है। जो मेहनत चाहिए, अगर आप सभी बच्चे घर पे 6 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, आप बोलो अरे सर ऐसे थोड़ा होता है, बेटे ऐसे ही होता है। जो बच्चे पास हो रहे वो ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा। एक पॉइंट आता है जब कोई गलती की गुंजाइश, और जहां पे कोई कर्टसी नहीं होती, आप अभी उस स्टेज पर हैं। अगले 2.5 महीने आप गलती नहीं कर सकते, ले लिए मजे। आप 12वीं के पेपर भी हो गए 7 8 महीने हो गए, निकलिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि करियर बनाने, एक पॉइंट आता है, और आपको लगेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम भी उस लाइन से गुजरे हैं भाई।
हमारे पे भी किसी ने तरस नहीं खाया था, और मैं ये नहीं कह रहा हमारे पे नहीं खाया, आपको खुद वैसा बनना ही पड़ता है तभी निकल पाता है। आराम से नहीं निकले बेटे पेपर हमारे, समझ रहे हो। जैसे अभी एक बच्चा आया था मेहुल, ठीक है, अभी उसका सीएम में इंटर क्लियर हुआ है, वगैरह सर रात को 10 बजे बैठता था, सुबह के 10 बजे। अब आप बताओ, कह रहे सर, आप बताओ सो रहे थे आप उस टाइम? मैं भी सो रहा हूँ लाइफ में उस टाइम पे। कोई ना कोई तो किसी ना किसी घर में मेहनत कर रहा भाई, कुछ बनाने के लिए करना पड़ता है भाई साहब, समझ रहे हो। आपको वो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड टू योर सेल्फ। यू आर नॉट डूइंग गुड टू मी और एनी वन, नॉट इवन आई वुड से पेरेंट्स, और वो सबसे क्लोज कनेक्टेड है आपसे। बट एक पॉइंट आएगा बेटे कि पेरेंट्स भी आपको ताना तो मार ही देंगे, होता ही नहीं होता, ठीक है। जब बच्चे का क्लियर नहीं होता ना, तो सबसे ज्यादा दुख पेरेंट्स को होता है। लेकिन सोचो अगर क्लियर नहीं हुआ और तुम बोलो मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, पेपर तो पास होता नहीं देर से। हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे हो, और उसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, आप आज मेरी बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ कर लिया होगा तो आप सुन रहे हो। अगर मैं भी ग्रेजुएट होता मेरी बात सुन लेते क्या? समझ रहे हो? सीधी सी बात है भाई, ऐसे ही चलता है। और आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। हर इंसान, आपने ये जो लाइन चूज करी है बहुत बढ़िया लाइन, आपको मेहनत करनी है टू लिव अप टू द ड्रीम। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सीए होना चाहिए, सीएम। अगर आपके लिए इसके अलावा कोई और सेकंड प्रायोरिटी चल रही है तो गए भैया, गए। ये आपका जिंदगी होनी चाहिए तुम्हारी, ये करना है। और अगर आपने इसको अपना वो प्रायोरिटी नहीं बनाया ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बच्चा बहुत छोटे बच्चा है ना, आपको 2 महीना मुँह छाल के ऐसे खुश भी रख लेंगे ना, तो रिजल्ट नहीं आने का। वो अपनी जगह सही बात है, समझ रहे हो, कि ठीक है सर थोड़ा बीच में लाइट भी होना चाहिए माहौल, और वो भी होना चाहिए, पर आप इसको मत डिस्काउंट कर दीजिएगा जो चल रहा है ना क्लासेस में। आप समझ जाओ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरी आदत नहीं घुमा फिरा के। हमारे अगले बैच तैयार है, 31 मार्च के बाद अगली कमिटमेंट है हमारी, चाहे वो विशाल सर हो, चाहे रोज सर हो, चाहे दुष्यंत सर हो। और आपसे पहले और बैच आया था, उससे पहले और बैच आया था, उससे पहले और आया था। हमारा पैशन अलग जगह जा रहा है कहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें जिम्मेवारी है कि बच्चे को सच तो बताएंगे। और अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा, आपका ही तो ट्रस्ट है बच्चे। तो बस आपको ये बता रहा हूँ, आपको एड़ी चोटी का दम लगने वाला है अगले 2.5 महीने। अपने दिमाग से, अपने दोस्तों से, सबसे दोस्ती तोड़ दो आप, समझ रहे हो, सब चलती रहेगी दोस्ती। कोई होता है ना बेटा शाम को 6 बजे एक राउंड करने तो चले जाते हैं ना भाई, जब अगर तुम उस टाइम फ्री हो तो वही जाओ, पढ़ते हुए नहीं उठोगे आप। चाहे आपको अकेले घूमना है, जो करना है करो। मैं बता रहा हूँ ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। ऐसे नहीं है कि दोस्तों के साथ नहीं गए सर पास हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना। समझ रहे हो, आपको हर चीज साइडलाइन करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, एवरी वन ऑफ यू हैज द एबिलिटी, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, आप सब बच्चे टेस्ट देने हो, बहुत सही लगा मेरे को, अभी भी तुम्हारा सही है चीज, लेकिन आपको गेयर बदलने का टाइम आ चुका है। समझ रहे हो बच्चे, तो उस चीज का ध्यान रखिए। अब जो जो चीजें चल रही हैं, पुराना भी जो है रिवाइज करना, जब जब टेस्ट हो रहे हैं ऑनेस्टली उसको प्रिपेयर करना, चाहे रात को 3 घंटा सोना, अगर वो है, इफ इट इज नीड ऑफ द आवर, इट इज नीड ऑफ द आवर। समझ रहे हो, ऐसी बनता है बच्चे का। समझ रहे हो? एक बार आप इस प्रोसेस के थ्रू हो जाओगे, अपने मेच्योर्ड हो जाते, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, वो वाली चीज है। एनीवेज, तो बात शुरू हुई थी भाई हमारी, क्यों हुई थी ये? तो ईयर कौन सा था बच्चे ये? 21-22। और मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों? इनफ्लो भी दे रखा है और आउटफ्लो दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का दे रखा है? 2.5 लाख का। क्लोजिंग बैलेंस है 143। इनफ्लो आउटफ्लो देख लूंगा मैं। इसके बाद मुझे दिया बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमें रीड नहीं करनी है ये। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे बनाना क्या है, क्या बनाना है बच्चे? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने हैं बच्चे, सर कोई बैलेंस शीट नहीं, कुछ नहीं, नहीं बेटे नहीं। आइए साथ में बनाएंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर कौन सा साल है बच्चे? 21-22। ओके सर, कैसे स्टार्ट करेंगे सर? हमें तो ऐसे थोड़ा ना पता है सर क्या चीज पहले लिखेंगे। बेटे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन को पकड़ेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का डेटा ज्यादा हो। रिसीव्ड दे रखा है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है, कुछ दे रखा है, देखेंगे एक बार। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो आइए। तो पहले मैं रिसीट्स एंड पेमेंट में देखता हूं भाई सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई। टोटल बता दीजिए मुझे। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? 20-21 65,000 और 21-22, तो टोटल कितनी रिसीव हुई है? 4,20,000। वो ठीक है, वो बता रहा है मुझे वो पिछले साल की अभी रिसीव हुई है। क्या उसका आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग बोल सकता हूँ? हाँ इधर। तो मेरे को टोटल कितनी रिसीव हुई है? 4,00,000। बहुत अच्छी बात है। अब मैं एडिशनल में ढूंढूंगा सब्सक्रिप्शन को। 4 पॉइंट है बेटे, कौन सा सब्सक्रिप्शन का है? पहला क्या बोल रहे बच्चे? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड इज, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितने का है? मेरा आपसे सवाल, मैं आपको करा चुका हूँ सब्सक्रिप्शन। इनकम बता दीजिए मुझे सब्सक्रिप्शन। 4,00,000 टोटल है। ठीक है, देख टोटल कितनी है? 4,20। उसमें से तू 65 को माइनस कर देगा, क्योंकि वो इस साल की नहीं है। ऐड भी तो करेगा 55। 4,10,000 आए, समझ रहे हो? 4,10,000 आएगा बच्चे। हाँ जी, एक बार ट्राई करो बाकी बच्चे भी। हाँ जी बच्चे। ठीक है, देखो वैसे तो इस पे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर मैं आपको यहीं पे ही लिख के दिखाऊं, आप क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन, है ना बच्चे? क्या मैं कह सकता हूं टोटल कितना रिसीव हुआ? जो मुझे रिसीव्ड हुआ 21-22 में, वो था 4,20,000। इसमें से मैंने माइनस कर दिया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कितना था? 65,000। और इसमें मैंने ऐड कर दिया एट द एंड 55,000, तो 4,00,000। क्लियर है? तो करने का एक और तरीका भी था। आप सीधा सीधा बोल देते सर इस साल का कितना मिला? 355, और जो नहीं मिला दोनों को ऐड करो। समझ रहे हो? मैं सिर्फ 355 और 55,000 को भी तो ऐड कर सकता था, जो इस साल। कोई भी तरीका आप ले सकते। तो ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन हो गया। सर अब क्या करें? बेटे आपको पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म करनी पड़ेगी। आप सीधा रिसीट्स एंड पेमेंट पे नहीं जाएंगे बड़े क्वेश्चन में। मैंने सब्सक्रिप्शन हैंडल करा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 22। क्या मैं कह सकता हूँ साल के एंड का 40,000 आउटस्टैंडिंग है? सवाल ये है पेमेंट कितने की करी है भाई? 1,65 करी है, 40 बच गया है, तो 2,05,000 का ही तो खर्चा है। 2,05,000 का खर्चा हो गया ना? तो आइए डाल देंगे खर्चे में। टू सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना बच्चे? 40,000, एंड दैट्स 2,05,000। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, बाई 25% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वगैरह। भाई 21-22 की डेप्रिसिएशन है, इसको 25%। लेकिन मुद्दे की बात है भाई, स्पोर्ट्स सेगमेंट है कितने का? 3,42,000। मेरा आपसे सवाल है, इधर दिख नहीं रहा है ना? मेरा आपसे सवाल है, 342 जो है, दिख रहा है 342 सबको?
ये पहले का परचेज है, ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर है जी। रिसीट्स एंड पेमेंट है ना ये, इसी साल का है ना, तो इस साल खरीदा है, पर कौन सी डेट को खरीदा नहीं दे रखा, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ बिगिनिंग है। बेटे पेपर में इतनी मॉड्यूलेशन तो आ सकती है ना, यहाँ पर अगर मैं 1 जुलाई लिख दूं तो डेप्रिसिएशन पूरा थोड़ा लगाओ, समझ रहे हो। अभी कुछ नहीं लिखा तो आई एम एज्यूमिंग दैट वी हैव परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 342 का 25% बता दीजिए आप मुझे। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था दोस्त, 85,500। ओके, वैसे ही बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बनानी नहीं, पर बैलेंस शीट में क्या कर देता, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखाता और माइनस कर देता डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चे, ये लेना सुन, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपको उसको बैलेंस शीट में दिखा 50% ऑफ द, देखो भाई एंट्रेंस फीस जो होता है ना, जैसे आप एक मेंबर बन रहे, मेंबरशिप फीस तो होती है सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस होती है वन टाइम, तो ना वन टाइम फीस होती है वो, तो जनरली वन टाइम फीस को क्या करा जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50% को ही बैलेंस शीट में दिखाओ, तो बचा हुआ 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओ। आप मुझे बताइए एंट्रेंस फीस मिली कितने की, 85,000, 85,000 कह सकता हूँ टोटल रिसीव हुआ है, बैलेंस शीट में कितनी दिखानी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो दिखा दीजिए ना, इनकम साइड पे बाय एंट्रेंस फीस 42,500। क्लियर है दोस्त, ओके। सर ये तो सारा एडिशनल हो गया, हाँ बेटे हाँ। अब क्या करेंगे सर, आओ बेटे एक एक साइड को पकड़ेंगे, देखेंगे कुछ क्या छूटा। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं दिया तो उसको खर्चा, पहले ना पेमेंट साइड पकड़िए, सैलरी एंड वेजेस डाल दिया, नेक्स्ट क्या बचे, पेड है, ड्यू व्यू दे नहीं रखा तो यही खर्चा है, डाल दो एक्सपेंडिचर में लिख दो, टू ऑफिस एक्सपेंस, जो नहीं होगा खर्चा डाल देंगे बस। स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात हो गई सर, स्पोर्ट्स सेगमेंट डाल दो क्या, 342 एसेट है जी, इसका डिप्रिसिएशन डाल चुका हूं मैं। अगला बताइए, टेलीफोन डाल दो बेटे, टेलीफोन चार्जेस डाल दीजिए डेबिट साइड पे। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस डाल दीजिए डेबिट साइड पे, कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो जितना पेमेंट है वही खर्चा है, कैरी डाउन थोड़ा ना आ जाएगा, एसेट है वो, क्लोजिंग बैलेंस है वो। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड पे, ओपनिंग का मुझे कुछ नहीं करना। अब सवाल ये है, ये डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है, बिकॉज स्पेसिफिक डोनेशन गोज टू बैलेंस शीट, जनरल डोनेशन होता है डे टू डे, कुछ लिखा है तो जनरल मान लीजिए इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय डोनेशन, इनकम साइड पे दिखा दीजिए। कहिए साहब, क्लियर है। एक्सपेंस, हाँ जी डेबिट साइड, इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट साइड ब्रो। कितना है ब्रो, 57,000, बिल्कुल करेक्ट। आप सरप्लस भी लिख सकते हैं, ये क्या लिख रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर सरप्लस, ज्यादा अच्छा लगता है, टू सरप्लस में लिख दोगे तो 57,000। मेरे बच्चे आगे बढ़े, हो गया ना सबका, ओके। सिक्स और सेवेंथ होमवर्क दूंगा आपको, पर आइए पहले कुछ डेवलप कर लें और बात। एट्थ तो मैं ही कराऊंगा, पर आज की क्लास में नहीं दोस्त, नेक्स्ट क्लास होगा एट्थ वाला। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर
9। 10th कौन सा है? 9th भी करवाना है, मैं नहीं करवाना है। पहले ये वाला होता था, फिर वो करा। आइए आइए बच्चों, 10th इलस्ट्रेशन। ठीक है, दिखते हैं बच्चों। क्यों? 5 मिनट देंगे यार, टाइम लगेगा यार। 10-15 मिनट तो दे। मेरे को ना 10 मिनट दियो, ठीक है। आइए बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखना बच्चों। क्या बोल रहे हैं सर जी? द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। श्योर जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलोज। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, फाइनेंशियल ईयर है कैलेंडर ईयर? कौन सा साल है? 2022। इसका मतलब 1 जनवरी 22 टिल 31 दिसंबर 22। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा, वहां पे सारी इनकम दे रखी है, यहाँ पे खर्चे दे रखे, प्रॉफिट कितने का? 600 रुपए का सरप्लस गिवन है। मेरे को नहीं जाना उसके अंदर। फिर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आप, और आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा 4-5 बातें तो सब्सक्रिप्शन की। फिर एडिशनल गिवन है, मेरे को नहीं पढ़ना उसको भी। रिक्वायर्ड क्या है बच्चे? रिसीट्स एंड पेमेंट, बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द। ठीक है दोस्त, तो आइए पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे। ने बनाना है सर जी रिसीट्स एंड पेमेंट। ओके। कौन से साल का बच्चे? 2022 का। सर, क्या ऐसा कुछ वैसे लिखा नहीं हुआ है, मतलब कैसे पता लगा? बट आपको वैसे बता रहा हूँ, चांसेस बहुत होंगे कि आपको ना ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी। ठीक है बच्चे, एनपीओ में ना, तो ना बैलेंस शीट ना दो बनेंगी बच्चों। हाँ हाँ, अभी फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट, बैलेंस शीट का 1 जनवरी 2022, और एक और बैलेंस शीट बनेगी, दैट इज 31 दिसंबर 2000। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। ये एनपीओ यही मिल गया तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने फाइल बनाई थी ना वैसे। नहीं एक मिनट बच्चों। चलो, कौन सी इलस्ट्रेशन दी है? 10, है ना? आइए सर, अब क्या करेंगे सर? क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें सर? इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हो। सबसे पहले बच्चे मैं सब्सक्रिप्शन को ढूंढूं। पहले मैं सब्सक्रिप्शन साइड करूंगा बच्चे, और जो गिवन है पहले अब देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ऊपर जो गिवन है वो क्या थी बच्चे? कहने से दिस इज माय इनकम। इनकम है ना? और मुझे क्या दिया हुआ है? दिस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 21, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एट द एंड? सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 21, एडवांस एट द एंड। सब्सक्रिप्शन, ओहो, हमारा 2022 साल का है ना? दोनों, हाँ मतलब ना, समझना 2021 का एंड तो बिगिनिंग हुआ ना बेटा 2022 का। समझ रहे हो? तो ये भी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है।
और ये एडवांस एट द, और 31 दिसंबर जो है ये एडवांस एट द एंड, और ये क्या बच्चा आउटस्टैंडिंग एट द, मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटे, इससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन की कोई बात नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इनकम है 7500 और ये चार चीजें दे रखी है। चलो पहले सुन लो आप एक बार, चलो आप निकाल दीजिए पहले, रिसीव कितनी हुई है मुझे ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्शन पेमेंट तो बनाना है ना। 7500। है जी बच्चों। हम्म 7650, 7170 सही है ना। देखो एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम कितने की है? 7500। तो पहले मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड की बात करूंगा। 750 को क्या करूं, प्लस या माइनस? माइनस करूंगा, रिसीव निकाल रहा हूं भाई। फिर एट द बिगनिंग वाले को, बिगनिंग वाले को क्या करूं, प्लस, क्योंकि वो मिला नहीं था, इस साल मिल जाएगा, तो रिसीट्स में तो ऐड ही होगा ना। और एडवांस एट द एंड को क्या करूं, एडवांस एट द एंड को प्लस, और एट द बिगनिंग को बच्चे। कहानी क्लियर है ना सब? कितना आ गया? बड़े ही प्यार से देखिएगा, मैं आपको आंसर दिखाता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट में ज्यादा टेंशन मत लो आप, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख दीजिए आप चाहे, ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो और बना दूं, आपका रिसीट्स एंड पेमेंट ऐसा चल रहा है ना। ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट है बच्चे, और यहाँ पर क्या आएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव। वैसे आपका आंसर कितना आया? और आपको लग रहा है सर यहाँ तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बेटे टेंशन क्यों लेते हो, वर्किंग नोट नंबर 1 बना सकते हैं आप, नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 जस्टिफाई कर देंगे आप। और आपको लग रहा है नहीं सर हम तो यहाँ दिखा देंगे, हाँ तो बेटे आप दिखा देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप यहाँ पे दिखा दोगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना था, 7500, ऐड माइनस जो भी आपने करा, इनर कॉलम में आपको लग रहा है सर हम तो यहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखा दो, फिर 7170 यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है नहीं भाई इसके अंदर साफ रहेगी सारी चीजें, तो बाहर कर दीजिए, जैसी प्रेजेंटेशन ठीक लगे वैसी कर। डिपेंड्स, मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो बाहर करता, मतलब ना, क्योंकि क्या है कि कुछ भी, हाँ वर्किंग कुछ अगर इधर गलत हो गया ना, तो वर्किंग नोट काटा हुआ 2 पेज के बाद फिर भी ठीक लगता है, पर फेस ऑफ द उस पे खराब होता है ना, तो ज्यादा थोड़ा सा ना वो आ जाता है ना। और अगर बहुत छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग और एक है, वो तो आप ऐसे ही कभी कभी ऐसे भी दिखा सकते हो कि मान लो कि ना 7500 में ऐड कर दिया 100, माइनस कर दिया 50, ऐसे भी दिखा सकते हो, बहुत कम डेटा होगा, ठीक है ना बच्चे। लेकिन इसमें अभी डेटा था तो आप वैसे कर सकते। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अच्छा सर और कहीं जाएगा ये या नहीं जाएगा? हाँ बताइए। जैसे कि ये चार डेटा की अगर मैं बात करूं, ये किधर जाएगा? हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट, कौन सी साइड? एसेट साइड, एसेट है जी, आउटस्टैंडिंग है, डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 600, और जो एट द एंड वाला है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, और एडवांस को कौन सी साइड पे दिखाओगे दोनों को, लाइबिलिटी, एक ओपनिंग में जाएगा और एक क्लोजिंग। डाल दीजिए खुद से भैया।
क्लियर हो गया बच्चों का यहां तक? आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा बच्चे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड 400 एंड 450। छोड़िए ना भी क्या लिखा है, पर आप मुझे बताइए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 400, इसको कहाँ डालूं? ओपनिंग बैलेंस शीट में तो डाल दीजिए ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो डाल ही दो ना बेटा। कौन सी साइड पे? लायबिलिटी। और 450 एट द एंड वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब मैंने निकाल, हाँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा, देखो बिगिनिंग कितना है 400, तो भाई लायबिलिटी साइड पे दिखा देना ओपनिंग वाले में। और एंड का भी दे रखा है तेरे को 450, वो क्लोजिंग वाले में दिखा दे। सर और कुछ होगा? बिल्कुल होगा जी। आइए जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आते हैं। खर्चा है कितने का? 47। पेमेंट कितने की करिए आप? निकालिए। 4750 का एक्सपेंस है। हाउ मच इज पेमेंट? $4800। देखते हैं बच्चों, पेमेंट आपकी आ रही है, ओहो नहीं, 4700 आ रही। देखो चीज समझो, मुझे लग रहा है आप वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं पकड़े। बच्चे मेरा खर्चा कितने का है? 4750। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? पेमेंट। तो सोच के बताओ, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, तो प्लस करो या माइनस करो? माइनस करो ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो 450 है, वो माइनस होगा। भाई पे का करा तुमने, और जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग था वो तो हमने पे कर दिया होगा, तो उसको प्लस करिए ना। हाँ, कितना है? 4700 आ गया ना अब? हम्म, बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, आगे देखिएगा। मुझे बताइए, ये वाली लाइन क्लियर है ना बच्चे सबको? अगला पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है सर? ये जनरल एक्सपेंस है कुछ, कितने के? तो एक खर्चा बना हुआ है तो, और वो क्या कह रहे हैं? इंक्लूड प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा एक्चुअल में खर्चा 440 प्लस 60 है, कि उस खर्चे के अंदर प्रीपेड घुस गया है। हाँ, या इसका मतलब, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आप, मतलब इस लाइन का मतलब क्या, तो ये है कि 440 प्लस 60 है, बिकॉज दैट इंक्लूड्स, इंक्लूड लैंग्वेज का तो मतलब इसके अंदर है। या इसका मतलब है, नहीं नहीं, खर्चा तो 500 ही है, प्रीपेड 60 का और है, तो हमने पेमेंट 560 की कर। दो ऑप्शन है जी आपके पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी। क्या मतलब है? इंक्लूड लिखा हुआ है। हाँ, कितने बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड।
आप फाउंडेशन ले समझिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए कितने? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी? एक दो, ऐसे करके ऐसे करा, लोग कंफ्यूज हो गया, लग रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, मेरा उनसे सवाल, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर गलत बना हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वाले तो कह रहे हैं कि खर्चा तो 440 का डलना चाहिए, उसमें प्रीपेड है, तो खर्चा तो जनरल 440 हुआ ना, तो इसका मतलब सरप्लस गलत निकला हो, मतलब आप क्वेश्चन को गलत बोल रहे हो। तो पेपर में सॉल्व करते टाइम बोलेंगे द क्वेश्चन इज रॉन्ग, प्लीज प्लीज गिव अस 5 बेचारे 15 नंबर के क्वेश्चन 5 ही नंबर मांग रहे हो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये। तो क्या, अगर मैंने वो इंटरप्रिटेशन लिया कि 500 के अंदर है, तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 440 प्लस 60 रुपए, तो क्या मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ, क्योंकि आप, इसका मतलब तो ये है, इफ आई कंक्लूड दैट जनरल एक्सपेंस के अंदर है, जो कि लैंग्वेज भी ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा लैंग्वेज लग रहा है ऐसा, पर वो लैंग्वेज गलत है बेटा, आप क्वेश्चन को गलत नहीं बोल सकते बेटा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये 500 का मतलब ये है 440 प्लस 60, और ये तो प्रीपेड है, ये आना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे 440 होना चाहिए था, और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाते, और देखो सर क्वेश्चन गलत है, 660 होता, क्वेश्चन गलत है, छोड़ देंगे क्वेश्चन को, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ा होता है। तो बेसिकली आप समझिए कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, लैंग्वेज का हेरफेर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, योर एक्सपेंस इज 500 and your prepaid is how much? So what is the total payment you have made? Exactly. Receipts and payment में पेमेंट साइड पे 560 रुपए दिखा दो, और बता दो ये 60 रुपए कहाँ और जाएगा। बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाली 60 रुपए का एसेट बनेगा बेटा। जनरल एक्सपेंस तो इनकम एक्सपेंस बनाए बना ही रखा है, कहीं कुछ करना ही नहीं मेरे को। हाँ जी बच्चे। अ, डाल दिया दो जगह। एक तो आपने पेमेंट कितने की दिखाई होगी बच्चों? 560 की। और आपने प्रीपेड दिखाया होगा कितने का था? 60। ऑडिट फीस पेड, आई एम सॉरी, क्या था वो? जनरल एक्सपेंस था ना। जनरल एक्सपेंस वैसे इन्होंने कैसे करा होगा? 500 और प्रीपेड कर दिया, क्योंकि वो 2023 का दिखा दिया, और बाहर कितना दिखा दिया बच्चे? 500। क्या ये क्लियर है? ओके, अगला पॉइंट भी अच्छा है बेटे। ऑडिट फीस फॉर 2022 इज एज येट, मतलब भाई हम कौन से साल में अभी? 2022 में। 2000 मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 2022 में है ना। 2022 की ऑडिट फीस हमने पे करी कि नहीं करी? पर कितनी है ऑडिट फीस? कहाँ जाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितने का खर्चा रिकॉर्ड करे हो रे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जी, इस साल का तो 250 हुआ, और 250 आपने पे करा, तो पहले बता दो आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं पता लग गया आप? लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, लायबिलिटी साइड। कितने रुपए बच्चे? 250। 250 है ना दोस्त?
ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई बात। ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फीस ऑफ 2021 was paid for rupees 2। 2021 की, अभी मैं कौन से साल में, 2022 में, 21 की ऑडिट फीस कितनी है? हमने पे कब करी है? तो क्या ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं होगी? बैलेंस शीट में डाल दीजिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस एट द बिगिनिंग। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मच यू हैव पेड। 200 रुपए, तो रिसीट स्टेटमेंट में दिखा दो ना, 200 रुपए की पेमेंट कर दी मैंने, क्योंकि पिछले साल की इसी साल में तो पेमेंट हुई है ना बच्चे। कहिए बच्चे, क्लियर है? सबको क्लियर है ना, कैसे हुआ, हो गया ना बच्चे? बस बेटे, अब क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। और आइए पढ़ते हैं। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड। सर ये क्या होता है सर, फ्री होल्ड लीज? वो बेटे फिक्स्ड एसेट है एंड यू ओन इट। और जबरदस्ती टेक्निकल कर रखा है। लीज लगता है किराए पर है, पर वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 100-100 साल के किराए पे दी जाती है, तो आप ओनर ही होते हो। ठीक है, द क्लब ओन्ड, और ओन तो लिखा है ना, ग्राउंड वैल्यूड एट। मेरा आपसे सवाल है, कब खरीदा ये ग्राउंड? और एक बार जरा ऐसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ग्राउंड के बारे में आपको लग रहा है इन्फॉर्मेशन होगी कुछ? ग्राउंड हो गया भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या ही आएगा उसमें? तो मेरा आपसे सवाल है, ग्राउंड मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट, कितने रुपए का? ओपनिंग में जाएगा सिर्फ, या क्लोजिंग, या दोनों में? जब भाई कुछ नहीं दे रखा, मैं कब से ओन करूं मुझे क्या पता? ओपनिंग में भी एसेट में दिखा दीजिए और क्लोजिंग में भी एसेट में दिखा दीजिए। नहीं, ग्राउंड लिखा हुआ, फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड है ना, ग्राउंड लिख दो। 10,000। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट पॉइंट। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओके ऑन 1 जनवरी वैल्यूड एट 2600। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1 जनवरी को, कितने रुपए का? कहा जाएगा ये, डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 27। ओ माई गॉड, यानी कि साल के एंड में ये कितने का हो गया? और डेप्रिसिएशन लगने के बाद तो कम हो जाना चाहिए था, बढ़ कैसे गया? परचेज करा होगा आपने, पर सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन कितने की? और सर इसमें लिखा तो है नहीं किसके ऊपर है बेटे, कोई और फिक्स एसेट भी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ही बात हो रही है। तो आप मुझे बता दीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से लेस जो मैं करूंगा, जो कि डेप्रिसिएशन होगा 300 रुपए, तो कितने का एसेट रह गया? अब आप मुझे बताओ मैंने परचेज कितने का करा होगा? एंड व्हाट डू यू थिंक, ये जो 400 की परचेज है, इनकम एंड एक्सपेंस दिख रही होगी? नहीं दिख रही, बिकॉज दैट्स अ फिक्स्ड एसेट। तो आपने एक तो क्या करा, इसको ओपनिंग में डाल दिया, इसको कहाँ डाल दोगे? क्लोजिंग में। डेप्रिसिएशन रिसीट्स एंड पेमेंट में जाएगा। बेटा डेप्रिसिएशन नॉन कैश खर्चा होगा, अभी तो पैसा नहीं देते, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंस जाना था, वो गिवन था मैंने। एंड एग्जैक्टली जो 400 की परचेज करी है वो जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड पे, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स। और अगर मैं क्वेश्चन को और टफ कर दूं, मैं बोलूं दैट द परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट, तो क्या जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट में? तो इतना मॉड्यूलेशन पेपर में चलती है जी, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो समझ आना चाहिए ना पूरा। बिकॉज राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट द परचेजेस आर मेड इन कैश, तो इसलिए मैं उसको पेमेंट साइड पे दिखा। क्लियर है बच्चे? ओके, बस बेटे खत्म होने वाला है क्वेश्चन बस। इन 2021, पिछले साल की बात करें, क्लब हैड रेज द लोन ऑफ 2,000। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 20
बहुत अच्छी बात। ओपनिंग में भी लोन दिखा दूंगा, क्लोजिंग में भी लोन दिखा दूंगा। लाइबिलिटी साइड पे 2000 का लोन दिखा दीजिए। हाँ, बैंक लोन। अच्छा जी। ऑन 31 दिसंबर 22, आखिरी दिन की बात कर रहा है, कैश इन हैंड वॉस कहाँ कहाँ जाएगा आप बताइए। और रिसेप्शन पेमेंट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिया बेटी, चिंता की कोई बात नहीं, कैलकुलेशन बच्चों वाली रह गई है। आपको कैपिटल दिया क्वेश्चन में? कैपिटल है ही नहीं, इसीलिए आप ओपनिंग बनाते हो, क्योंकि ओपनिंग में सब डलने के बाद बैलेंस में कैपिटल फंड आएगा और वही आगे क्लोजिंग में जाएगा। ठीक है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। यहां तक डल गया बच्चे? अब बताइए सर, अब क्या करेंगे? ओ बेटे, अब ऊपर का भी तो इन्फॉर्मेशन देखना है, ऐसे थोड़ा ना मैच करना शुरू कर देंगे। आइए पहले इनकम साइड देखते हैं, चलिए लेट्स टेक इनकम साइड। क्या मैं कह सकता हूं सब्सक्रिप्शन की बात हो गई है? एंट्रेंस फीस का क्या करूं जी? अच्छा, एंट्रेंस फीस को इन्होंने क्या माना हुआ है? इनकम। तो रिसीव, अगर कुछ नहीं दिया तो रिसीव तो हुई होगी ना। तो रिसिप्ट साइड पे लिख दीजिए एंट्रेंस फीस 250, डेबिट साइड पे रिसिप्ट के 250 बढ़ गया। अगले वाले पे एक चीज बोलना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें बेटे क्वेश्चन के अंदर ही आते हैं, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आपके। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर कितना है? और आपको ना थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है, वो प्रैक्टिस कर करके होगे। आप ये देखेंगे एनुअल डिनर एक्सपेंस दे रखा है, तो आपको ना इसको नेट करके दिखा। 500 का खर्चा, आई मीन पेमेंट या रिसिप्ट? तो आप प्लीज पेमेंट साइड पे इनर कॉलम में ही पहले लिखेंगे आप डिनर एक्सपेंसेस 1500 लेस रिसिप्ट फॉर डिनर 1000। तो आउटसाइड क्या आ जाएगा? 500 की नेट नेट आपने पेमेंट करी है। समझ आ गया ना सबको? नेट नेट 500 रुपए की पेमेंट दिखानी है मैंने। ओके। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 750, कौन सी साइड दिखाऊं? इनकम तो बनाई हो, रिसिप्ट साइड पे दिखा, है ना? रिसिप्ट साइड पे 750 दिखा दी। सैलरी की बात हमारी पूरी हो गई थी, जनरल एक्सपेंस की बात हो गई, ऑडिट की भी बात हो चुकी है। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम पेमेंट साइड पे 1000। ऑनरेरियम होता है कोई गेस्ट लेक्चरर, कोई चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं आने के लिए, 1000 रुपए पे। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पेमेंट साइड 450। डिनर एक्सपेंस हो चुका है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पेमेंट साइड, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ दे नहीं रखा कि कितना रिसीव हो गया होगा, क्या हुआ होगा। याद है ना 2000 का लोन चल रहा था, पर कोई डेटा नहीं है, तो मैं क्या ही कर लूंगा उस डेटा में। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर लिया बच्चे, उसको पेमेंट से। मुझे बताइए डल गया सारा डेटा? आप प्रोसेस समझ गए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करा गया? अब आप मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करूं। बना लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट। पर एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास बैंक आया? अच्छा, क्या रिसीट से पेमेंट क्यों बनाया जिंदगी में? क्या निकला उसका? रिसीट से पेमेंट कैपिटल नहीं होता भाई, वो तो सिर्फ कैश स्टेटमेंट है। अच्छा, आपके पास रिसीट से पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस है? ओपनिंग है, ओपनिंग निकलेगा जी, और वो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल आएगा, वो कैपिटल क्लोजिंग में जाएगा, फिर मैच होगा। बेटे शुरू कर दीजिए, रिसीट्स एंड पेमेंट का बैलेंसिंग फिगर बताइए मुझे। रिसीट्स एंड पेमेंट का बैलेंसिंग फिगर
कितना है मैडम? 1390। 1390 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट जी। अब यही बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फिर कैपिटल निकलेगा बच्चे। टोटल कितना था? 10,560 है, और बैलेंसिंग फिगर आएगा 1390। इनकम और एक्सपेंस मतलब कैसे, किधर? अच्छा कोई बात नहीं, वो अलग दिखाऊँ। अच्छा तो इसलिए वो टोटल भी मैच नहीं करेगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकालिए, सही आएगा। बिल्कुल होगा। कितना था? 600 रुपये। आई थिंक 600 रुपये था वो। 600 रुपये। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बच्चे। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना, बिकॉज दिस ओपनिंग कैश। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है क्या है तेरी? 1390 पहले दिन का बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको तू दिखाएगा कैश में, ये देख 1390 दिख रहा हो कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में ना 1390। हो गया मैच?